हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो कल हमने सॉल्वेशन टेंडेंसी विलायकन प्रवृत्ति के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। आज हम इसकी संकुल यौगिक निर्माण की प्रवृत्ति कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी के बारे में पढ़ेंगे। संकुल यौगिक निर्माण की प्रवृत्ति, ठीक है, कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी। जब भी आप बेटा नोट्स बनाओ तो कृपया करके प्योर हिंदी में ना जाकर और आप कम से कम टॉपिक को तो इंग्लिश में भी मेंशन करना, ठीक है। अब जैसे कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी, मैंने कल सॉल्वेशन की टेंडेंसी आपको बताई थी कि सबसे पहले अगर मैं ग्रुप की बात करूँ तो इस तरीके से हमारे पास एक ग्रुप था रुबीडियम एंड सीजियम, ठीक है। दूसरा हमारे पास था बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ठीक है। हमें पता है कि डाउन द ग्रुप जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार बढ़ता है, ठीक है। इधर भी क्या होगा, आकार बढ़ेगा। और इसमें भी सेम ही कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि कोई भी जब यौगिक कब बनता है, जब धनायन ऋणायन के अंदर मिक्स हो जाए तभी तो बनेगा यौगिक। और इसमें जब सॉल्वेशन क्या था कि उसके अंदर मिक्सअप हो ही गया था, है ना। तो इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स तभी तो बनेगा जब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों आपस में क्या एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, एक स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से अगर आपस में बंध जाते हैं तो वो यौगिक बना देते हैं, ठीक है। ऐसा ही तो होता है कि जैसे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये दोनों एक धनायन है एक ऋणायन है, इनके बीच एक फोर्स लगा और ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना दिया, NaCl बना दिया, है ना। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दोनों आपस में क्या हो गए, मिक्सअप हो गए, मतलब सोल्ड हो गए, सॉल्यूशन बना दिया इन्होंने, ठीक है, एक विलियन बना दिया। तो सेम ही फंडा लगेगा कि जिसका साइज छोटा, जिसका आकार छोटा होगा उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व उतना ही ज़्यादा होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन घनत्व जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब वो अपने नेगेटिव आयंस को, अपने विपरीत आयन को अपनी तरफ बहुत तेज़ी से आकर्षित करेगा। और बहुत तेज़ी से आकर्षित करेगा तो उसकी जो कॉम्प्लेक्सेशन की जो टेंडेंसी होगी, जो संकुल निर्माण के यौगिक की जो प्रवृत्ति होगी वो बहुत ही ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट ए ग्रुप की बात करूँ तो फर्स्ट ए में आकार सबसे छोटा किसका है, लिथियम का। तो लिथियम प्लस की कॉम्प्लेक्सेशन की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबीडियम एंड देन सीजियम, ठीक है। ऐसे ही इस वाले ग्रुप की होगी Be+2, देन Mg+2, देन Ca+2, देन Sr+2, देन Ba+2। और इन दोनों को अगर कंपेयर किया था हमने फर्स्ट ए और सेकंड ए को, तो ये हमें पता है कि ये अभी तक तो हमने ग्रुप की बात करी थी, एक वर्ग की बात करी थी। अगर मैं आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार घटता है, तो इसका मतलब आकार घटेगा तो जो सेकंड ए वाले जो तत्व हैं उनका आकार फर्स्ट ए के कंपेरिजन में, फर्स्ट ए की तुलना में छोटा होगा। और अगर इनका आकार छोटा है तो इसका मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत ज़्यादा है। और अगर इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब ये अपने विपरीत आयनों को बहुत तेज़ी से आकर्षित करेंगे और फटाफट से क्या करेंगे, यौगिक बना लेंगे। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो Be+2 इज़ ग्रेटर देन Li+2। सेम ऐसे ही कि Mg+2 की कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी Na+ की कंपेरिजन में ज़्यादा होगी क्योंकि इसका आकार छोटा है, ठीक है। लिखना क्या क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो कि यह एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें विलय के परमाणु तथा विलायक के परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने से उपसह संयोजक बंध बनते हैं। एक चीज़ ये याद रखो कि जब अगर जैसे कई बार क्या होता है कि यही तो हमने एस ब्लॉक पढ़ रहे हैं, तो एस ब्लॉक में उपसह संयोजक बंध का निर्माण कोई भी नहीं करता, एक लिथियम और बेरिलियम को छोड़कर, ठीक है। बाकी सभी आयनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। और उपसह संयोजक बंध कैसा बनता है कि जैसे हमारे पास कोई भी क्या है, मेटल है, कोई भी हमारे पास धातु है, और एक दूसरा चीज़ क्या होता है, हमारे पास लिगेंड होता है। तो लिगेंड चाहे आपका पॉजिटिव हो, लिगेंड चाहे आपका नेगेटिव हो, और चाहे लिगेंड आपका कैसा हो, न्यूट्रल हो,
मतलब उदासीन हो, लेकिन उनके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जरूर होता है, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, और उस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को वो किसको डोनेट कर देते हैं, किसको दान कर देते हैं, धातु को दान कर देते हैं, क्योंकि धातु किसका निर्माण करती है, धनायन का निर्माण करती है, और अगर वो धनायन का निर्माण करेगी तो इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो बेचारे देगा नहीं, वो क्या करेगा, लेगा। तो लिगेंड से एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ले लेगा और वो अपनी टेंडेंसी को क्या कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। इनके बीच में जो बंध बनता है उसी बंध को हम क्या नाम दे देते हैं, उपसह संयोजक बंध नाम दे देते हैं, ठीक है, उपसह संयोजक बंध नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये यही बात बता रहा है कि ये एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें विलय के परमाणु और विलाय के परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने से उपसह संयोजक बंध बनते हैं। इस उपसह संयोजक अवधारणा में धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्राही की तरह, ठीक है, अवधारणा में, क्योंकि धातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की पहले से ही कमी होती है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, धातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और विलायक के अणु इलेक्ट्रॉन दाता की तरह कार्य करते हैं, जो लिगेंड होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है। इलेक्ट्रॉन ग्राही धात्विक परमाणु लुईस अमल कहलाते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं वो विलायक अणु, वो क्या कहलाते हैं, लुईस क्षार कहलाते हैं। क्षार धातु विलायकन प्रवृत्ति की तरह संकुल यौगिक निर्माण की प्रवृत्ति भी कम दर्शाते हैं, ठीक है। संकुल यौगिक निर्माण के लिए निम्न परिस्थितियां आवश्यक होती हैं। छोटा धनायन का आकार होना चाहिए, अगर छोटा धनायन का आकार होगा तो उसके ऊपर आवेश घनत्व बहुत अधिक होगा, और आवेश घनत्व अधिक होगा तो वो फटाफट से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तीसरी चीज़ कि अगर उपसह संयोजक बंध कोई भी बनाता है तो उपसह संयोजक कौन बनाते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए ये कंडीशन लगती है, ये दोनों तो किसके लिए लग रही हैं, एस ब्लॉक के तत्वों के लिए, और ये केवल किसके लिए लग रही है, डी ब्लॉक के लिए लग रही है, कि उनके पास या तो 3D कक्षक पहले से उपलब्ध होते हैं खाली, और अगर 3D कक्षक उपलब्ध नहीं होते हैं तो वो उनके लिए खाली करवाता है। तो निम्न ऊर्जा के रिक्त कक्षक होने जरूरी हैं ताकि लिगेंड वहाँ पर आकर फिट हो जाए और एक कॉम्प्लेक्स कंप्लीट बन जाए, ठीक है। उपरोक्त परिस्थितियां क्षार धातुओं के लिए उपर्युक्त नहीं है, क्योंकि अपने आवर्त में क्षार धातुएं आकार में सबसे बड़ी होती हैं, क्योंकि आवर्त में हम बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार घटता है, तो जो क्षार धातुएं होती हैं, जो फर्स्ट ए ग्रुप की जो धातुएं होती हैं वो अपने आवर्त में सबसे बड़ी होती हैं। न्यूनतम आवेश की उपस्थिति होती है, रिक्त कक्षकों की उपस्थिति भी न्यून होती है, अतः क्षार धातुएं सामान्यतः संकुल यौगिक बनाने में सक्षम नहीं होती हैं। कौन सा, उपसह संयोजक बंध बनाने में, ठीक है। आकार में कैसी होती हैं, बड़ी होती हैं, ये भी फॉलो नहीं करता, इसलिए आकार में बड़ी होती हैं, इसका मतलब उसके ऊपर आवेश घनत्व भी कम पाया जाता है, तो ये भी फॉलो नहीं करता। और अगर मैं इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूँ तो इनके पास जैसे लिथियम का ही अगर हम देखते हैं तो 1s1 और 2s1, तो इसके पास 2p खाली कक्षक होते हैं, तो इनमें इलेक्ट्रॉन फिल होता नहीं है, क्योंकि इसके लिए 3s 3p 3d 4s चाहिए, तब तो वो आके फिल होगा। अदरवाइज वो जैसे अगर हम इलेक्ट्रॉन लिगेंड हम 4 भरना चाहें तो ये तो दोनों भरे हुए हैं, 1s2 और 2s1, ठीक है। तो 1s2 2s1 अगर फिल है तो 2p में तो 3 ही कक्षक होते हैं, तो यहाँ तो मैक्सिमम 3 ही आ पाएंगे। फिर उसके बाद इनके बीच में एनर्जी का गैप होगा, वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं जा पाता, ठीक है, ये लिगेंड यहाँ पर नहीं जा पाता। तो यहाँ पर 3 के लिए कोई ऐसी स्थायी यौगिक की संरचना नहीं बनती है, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है किसकी, बेरिलियम +2 की, मतलब दूसरे ग्रुप की। तो Be+2 आयन का आकार अन्य सभी से छोटा होता है, इस कारण यह संकुल बनाने में पूर्णतः सक्षम होता है, अतः इसके कई संकुल यौगिक पाए जाते हैं। Mg+2 तथा Ca+2 आयनों की संकुलन क्षमता मध्यवर्ती होती है, जबकि लिथियम आयन का आकार छोटा होने के कारण यह संकुल यौगिक बनाता है। कि अपने वर्ग की बात करें तो लिथियम की और बेरिलियम की सबसे ज़्यादा होती है, और अगर दोनों का कंपेरिजन करें हम फर्स्ट ए का और सेकंड ए का, तो सेकंड ए का आकार छोटा होता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर आवेश घनत्व बहुत अधिक होता है, और अगर आवेश घनत्व बहुत अधिक होता है तो इसका मतलब आवेश घनत्व अधिक होगा तो इसका मतलब उसकी संकुल यौगिक निर्माण की प्रवृत्ति भी सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो देखो ये दिखा रखा है कि Li+ में सबसे ज़्यादा, फिर Na+ में, फिर K+ में, फिर रुबिडियम+ में, फिर सीजियम+ में, ठीक है। इस तरीके से एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर संकुल यौगिक निर्माण की प्रवृत्ति घटती जाती है, क्योंकि धात्विक आकार बढ़ता जाता है।
ठीक है। अभी इसके कुछ एक कंपाउंड्स पूछे जाते हैं कि जैसे सिंपल दो एक हैं क्राउन ईथर्स वगैरह, ठीक है, तो उनको मैं आपको अच्छे से कल करवाऊंगी नोट्स बना के, ठीक है। और क्वेश्चन एक बार मैं बता देती हूँ आपको, इसमें पीछे क्वेश्चन दिए हुए होंगे शायद, हाँ देखो मिल गई। ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा तो मैं आप लोगों को करवाती हूँ एक बार। जैसे देखो ये जो 7th क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि LiCl अल्कोहल में विलय है जबकि NaCl नहीं है, क्यों। अब आपका ये रीजनिंग इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, सीधा डायरेक्ट किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आपके इस तरीके से आएंगे कि LiCl अल्कोहल में विलय है जबकि NaCl नहीं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि LiCl कैसा यौगिक बनाता है, सह संयोजक यौगिक बनाता है। और ROH कैसा है, वो भी अकार्बनिक विलायक है ना। अल्कोहल कैसा है, अकार्बनिक है, और ये कैसा बन गया फिर अकार्बनिक, मतलब सह संयोजक यौगिक बनाएगा तो सेम को घुलता है, जबकि NaCl नहीं घुलता क्योंकि ये तो कैसा हो गया, नॉन पोलर हो गया। अल्कोहल तो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि अध्रुवीय हो गया। ये दोनों अध्रुवीय प्रकृति के हैं। लेकिन जब NaCl की अगर मैं बात करूँ, देखो कि LiCl की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये कैसा यौगिक बनाता है, सह संयोजक यौगिक बनाता है। और अगर ये सह संयोजक यौगिक बनाएगा तो इसमें मतलब पोल्स नहीं है, ध्रुव नहीं है, तो ये किस तरीके का होता है, अध्रुवीय यौगिक है। और अगर अध्रुवीय यौगिक है तो जो ROH है आपका अल्कोहल है वो भी कैसा है, अध्रुवीय, तो सेम को घोलता है, तो अध्रुवीय में घुल जाएगा। लेकिन NaCl हमारे पास कैसा है, मैंने बता रखा है कई बार कि लिथियम और बेरिलियम के सह संयोजक होते हैं, तो वो तो अध्रुवीय में घुलेंगे। बाकी के जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो किस में घुलेंगे, ध्रुवीय में घुलेंगे। लेकिन अल्कोहल कैसा है, अध्रुवीय है। ये आयनिक यौगिक बनाता है, तो इसके पास पोल्स हैं अच्छे से, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, दोनों पोल्स सेपरेट है, दोनों ध्रुव अच्छे से अलग अलग हैं कि ये पॉजिटिव पोल्स है और ये नेगेटिव पोल्स है, ठीक है। तो ये ध्रुवीय में घुलेगा। और ध्रुवीय कौन होता है, वाटर होता है, क्योंकि वाटर में पोल सेपरेट होते हैं, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ठीक है। तो NaCl इसलिए अल्कोहल में नहीं घुलता क्योंकि ये अध्रुवीय प्रकृति का होता है। और LiCl सह संयोजक यौगिकों का निर्माण करता है, जिसकी वजह से ये अध्रुवीय होते हैं और ये भी इसके अंदर अच्छे से मिक्सअप हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन आपके डायरेक्ट उससे नहीं पूछे जाएंगे, इसी तरीके के रीजनिंग क्वेश्चन आएंगे। देखो उसके बाद फिर मैंने ये करवा दिया है, बेरिलियम और मैग्नीशियम ज्वाला को कोई रंग प्रदान नहीं करते हैं, क्यों, ये भी मैंने करवा दिया है, ठीक है। ये उसमें से देखो Li2CO3 को गर्म किया जाता है, तो ये इसके उसमें है जो डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ा था ना हमने कि कार्बोनेट गर्म करके क्या बनाते हैं, उसके ऑक्साइड प्लस में CO2 रिलीज करते हैं, कि Li2CO3 इसको जब हीट करेंगे तो क्या बनेगा, Li2O प्लस में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा, ठीक है। ये देखो ये आ गया कि क्षारीय धातुएं संकुल बनाने की क्षमताएं कम क्यों रखती हैं, ऐसे दो लिगेंडों के नाम लिखिए जो लिथियम के साथ संकुल बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आपको कहीं पर भी ऐसे इस टाइप से जो कोई भी क्वेश्चन मिलते हैं तो आप उनको सोल्व करो। इसमें यहाँ से रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट टॉपिक वाइज क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपसे, क्लियर।